हूथी प्रमुख इजरायल को बड़ी धमकी। 15 सितंबर से बड़े हमले होंगे, हूथी प्रमुख की तरफ से कहा गया। इजरायल के हर शहर पर हमले होंगे, हूथी प्रमुख की तरफ से यह इजरायल को बहुत बड़ी धमकी दी गई है। अरब महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों ने इजरायल पर विनाशक हमले किए हैं। हूती, हिजबुल्लाह और हमास ने एक साथ इजरायल पर धावा बोला है। पहली बार इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है और इजरायल के सभी डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम रहे हैं। यह हमला यमन से हूती संगठन ने किया है। 3 मोर्चों से तेल अवीव पर हमले होने के बाद इजरायल ने हूती और हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आप देखिए कैसे हूती हिज्ब के हमले और इजरायल के पलटवार अरब में महायुद्ध की चिंगारी भड़का सकते हैं। इजरायल में ऐसा विध्वंस पहली बार हुआ है। इजरायल पर अब तक इतने बड़े हमले नहीं हुए थे। हूती के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से पूरे इजरायल में सायरन गूंजने लगे। इजरायल के 20 लाख लोगों को अलर्ट कर दिया गया कि जल्द से जल्द करीबी बंकर में पहुंच जाए। आसमान में मंडरा रहा खतरा किसी भी वक्त जमीन पर गिर सकता है। इजरायल के सभी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए। डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों से आसमान में धुएं की लकीरें नजर आने लगी। लेकिन इजरायल के डिफेंस सिस्टम हूती की मिसाइल को रोक नहीं पाए। मिसाइलों के टुकड़े जगह जगह गिरने लगे और जगह जगह आग लग गई। हूती का टारगेट बेन गुरियन एयरपोर्ट था और एयरपोर्ट से पहले मोदन रेलवे स्टेशन के करीब हूती की मिसाइल गिरी। ट्रेन स्टेशन के कई इलाकों में विस्फोट के बाद मिसाइल के टुकड़े फैल गए और आग लग गई। मिसाइल इंटरसेप्शन की कोशिश में इजरायल के कई इलाकों में आग लग गई। हूती की मिसाइल तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर पहले गिरी। हूती ने 15 सितंबर की सुबह 6:21 पर हमला किया। सुबह 6:32 पर इजरायल में सायरन गूंजने लगा। इजरायली सेना ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और यह भी पड़ताल की जा रही है कि हूती की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की लेयर को कैसे भेद कर निशाने पर गिरी। तेल अवीव की सुरक्षा में इजरायल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। इनमें पहली 2 लेयर लॉन्ग रेंज एरो 3 डिफेंस सिस्टम की है और एक लेयर शॉर्ट रेंज आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की है। लेकिन हूती की मिसाइल इन सब लेयर को ध्वस्त करते हुए तेल अवीव पर गिरी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कुल 22 मिसाइलें फायर की, लेकिन हूती की मिसाइल नहीं गिरा सकी। इसके अलावा हूती की मिसाइल सऊदी अरब के जल क्षेत्र और जॉर्डन की वायु सीमा से होती हुई इजरायल पहुंची। हूती ने 3 देशों के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है हूती का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना। इजरायल पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है और इसीलिए इजरायल के डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को पकड़ नहीं पाए।
हूती ने यमन से इजराइल की राजधानी पर हाइपरसोनिक हमला किया। इस मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर तय किया और इतनी दूरी तय करने में मिसाइल को 11 मिनट 5 सेकंड का वक्त लगा। हूती के प्रवक्ता याहिया अंसारी ने कहा है कि हूती की प्रिसीशन मिसाइल स्ट्राइक कामयाब रही है और आने वाले समय में इजराइल पर इससे बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान के समर्थन से चलने वाले अरब के प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक करने का भी ऐलान किया। हाइपरसोनिक हमले के बाद इजरायली मीडिया ने भी इस हमले की पुष्टि की। हूती के प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा है कि इजराइल पर हुए इस हमले को बड़े हमलों की शुरुआत माना जाए, क्योंकि हूती के पास ऐसी मिसाइलों का भंडार है जिन्हें इजराइल रोक नहीं सकता है। इजराइल पर 15 सितंबर की सुबह एक साथ 3 मोर्चों से हमले किए गए। यमन से हूती ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसके साथ ही गाजा से हमास की रॉकेट ब्रिगेड ने हमले किए। इसके साथ साथ लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी हमले किए। ये हिजबुल्लाह के हमलों की तस्वीरें। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल के 8 मिलिट्री बेस पर 15 सितंबर की सुबह रॉकेट बरसाएगा। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजराइल के कई सेटलमेंट में तबाही मची। इन हमलों से गलीली सहित कई इलाकों में नुकसान की खबरें। हिजबुल्लाह ने कुल 40 रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास ने भी गाजा से रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर हमले किए। पंद्रह सितंबर इजराइल के लिए अब तक का सबसे विनाशक दिन साबित हुआ है। 14 सितंबर को यमन में पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाया गया और उसके बाद इजराइल पर हमले शुरू कर दिए गए। हमलों के बाद ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों ने कहा है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की पहली बरसी 7 अक्टूबर को है। 7 अक्टूबर तक इजराइल पर सरप्राइज अटैक किए जाएंगे। हमलों के बाद इजरायली वॉर काउंसिल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इजराइल सरकार ने यमन और लेबनान पर बड़े हमलों का फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि यमन में हूती के ठिकानों पर बड़ी स्ट्राइक की जाएगी। इसके साथ ही दक्षिण लेबनान के वज्जानी में इजराइल ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वज्जानी के नागरिकों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। माना जा रहा है इजराइल जल्दी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है। लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का मतलब अरब में ऑल आउट महासंग्राम छिड़ जाना होगा। इस हमले के बाद ईरान और इजराइल की सीधी जंग शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर वॉर जोन से। खार्किव में रूस ने भीषण स्ट्राइक की है। खार्किव के रिहायशी इलाकों में रूस ने हमला बोला है। 2 घंटे तक जली रिहायशी इमारत। रूस के हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पोस्ट करके जानकारी दी। दुनिया रूसी हमले से हमारी रक्षा करे, यह अपील भी की है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में रूस ने बड़े हमले को अंजाम दिया है और इसके बाद रूसी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अपील करनी पड़ी कि दुनिया उसकी मदद के लिए आगे आए। इधर रूस ने अमेरिका के दुश्मन ईरान को परमाणु संपन्न बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दावा है कि कजान में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन ईरानी राष्ट्रपति के साथ न्यूक्लियर डील पर साइन कर सकते हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की यूरोप से लॉन्ग रेंज हथियारों की मांग पर अड़े हैं। पुतिन को डर है कि अमेरिका किसी भी वक्त यूक्रेन को हमले की छूट दे सकता है। ऐसे में पुतिन ईरान को परमाणु शक्ति देकर अमेरिका को घेरना चाहते हैं, लेकिन पुतिन की इस नीति ने दुनिया को परमाणु विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में।
जिस मीटिंग का इंतजार यूक्रेनी राष्ट्रपति को था वो 24 घंटे पहले खत्म हो चुकी। वॉशिंगटन में बाइडेन और स्टारमर की मुलाकात हुई। मुलाकात का एक बड़ा एजेंडा यूक्रेन था। ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि इस मीटिंग में उन्हें लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन के राष्ट्रपति की माने तो चर्चा यूक्रेन पर जरूर हुई, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइलों को लेकर कोई बात नहीं हुई। सवाल है कि अमेरिका और ब्रिटेन लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चुप क्यों है? दरअसल इसकी वजह है कि दुनिया में होने वाले महाविनाश का डर। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की इजाजत का मतलब महाजंग की शुरुआत होगी। ब्रिटेन अमेरिका को डर है कि रूस नाटो देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। डर है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर सकता है। इस डर की वजह रूस की वो धमकी है जो उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से दी। संयुक्त राष्ट्र में रूसी प्रतिनिधि ने अपने बयान में साफ और सीधे शब्दों में कह दिया कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की इजाजत मिली तो युद्ध नाटो और रूस के बीच होगा। ओलेक्सेविच नेबेंजिया ने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर नाटो पर हमले की चेतावनी दी, तो राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने अपनी एक रिपोर्ट में कह दिया कि रूस का सब्र टूटने का अंजाम परमाणु तबाही होगा। रूस दुश्मन के हमलों के जवाब में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करता है। हम इस तरह के हमलों से पैदा होने वाले खतरे को जानते हैं। फिलहाल मॉस्को धैर्य दिखा रहा है, लेकिन यह खत्म हो सकता है। उम्मीद है पश्चिमी देश समझते हैं कि रूस क्या कर सकता है। रूस की तरफ से ये धमकियां ऐसे वक्त में आ रही हैं जब कई नाटो देशों की तरफ से अमेरिका पर यूक्रेन को रूस के कई किलोमीटर अंदर हमलों की इजाजत देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बीते हफ्ते जर्मनी और पोलैंड की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए थे। अब ब्रिटेन में भी रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत देने की मांग उठ रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन की मांग से सहमत हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के 5 पूर्व रक्षा मंत्री भी यूक्रेन के साथ हैं। उन्होंने स्टारमर से स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की इजाजत देने की मांग की। फिलहाल कीर स्टार्मर और बाइडेन इन सभी मांगों को लेकर चुप हैं, लेकिन रूस को शक है कि वॉशिंगटन की तरफ से किसी भी वक्त यूक्रेन की मांगों पर मोहर लग सकती है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के साथ मिलकर अपने गठजोड़ को और मजबूत कर रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान रूस जाने वाले हैं। वो रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। इस दौरान पुतिन पेजिशकियान की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। बातचीत के दौरान रूस ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बात बन सकती है। माना जा रहा है कि रूस ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों के बदले परमाणु टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, जिससे ईरान वक्त से पहले परमाणु संपन्न देश बन जाए। पश्चिम में पैदा होने वाले खतरों को देखते हुए रूस के लिए ईरान का परमाणु संपन्न होना फायदे का सौदा होगा। इसके बदले जहां उसे बैलिस्टिक मिसाइलें मिलेंगी, वहीं अमेरिका पर जंग से दूर हटने का दबाव बढ़ेगा। ईरान रूस गठजोड़ से यूरोप की टेंशन भी बढ़ गई। G7 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी ये मुद्दा उठा। G7 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा,
ईरान रूस को युद्ध में मदद कर रहा है। उसे तुरंत रूस का समर्थन बंद करना चाहिए। ईरान मिसाइल और ड्रोन भेजना बंद करे। ईरान का यह कदम दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। साफ है, रूस यूक्रेन की जंग अब महाविनाश की तरफ बढ़ रही है। इस चिंगारी में मिडिल ईस्ट के देश भी आहुति देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की इजाजत दी तो परमाणु युद्ध होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। बेलगोरोद पर यूक्रेन के ड्रोन हमले, बेलगोरोद के 3 इलाकों में धमाके। यूक्रेन के हमलों से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। रूस की नौसेना समुद्र में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। 12 समुद्री क्षेत्रों में अमेरिका और नेटो के खिलाफ खतरनाक नेवल ड्रिल की जारी है। रूस के 400 वॉरशिप्स और 125 एयरक्राफ्ट समंदर में सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ गर्जना कर रहे हैं। इसके अलावा सात समंदर में रूस ने बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। रूस को चीन और उत्तर कोरिया मिसाइलों की सप्लाई कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पुतिन सेना ने युद्धाभ्यास, ये तैनाती, मिसाइल आयात क्यों कर रही है? रूसी सेना समुद्र में महामंथन कर रही है। समंदर में मिसाइल फायर की जा रही है। तोप और गन से लाइव फायरिंग हो रही है। समंदर के ऊपर रूसी बॉम्बर विध्वंसक गर्जना कर रहे हैं। समंदर के ऊपर और समंदर के अंदर भी हमले का अभ्यास हो रहा है। धरती से जहाजों पर होने वाले हमलों को इंटरसेप्ट करने की प्रैक्टिस की जा रही है। रूसी सेना एक साथ समुद्र में 12 जगहों पर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। इस नेवल ड्रिल का नाम है ओशन 2024। यह अमेरिका और नाटो के खिलाफ रूस की सबसे बड़ी नेवी ड्रिल है। यह नाटो के अस्तित्व को खत्म करने का अभ्यास माना जा रहा है। यह युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं। रूस 30 साल बाद इतना बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है और मॉक टारगेट को तबाह किया जा रहा है। पुतिन ने समंदर में विध्वंसक गर्जना कर नाटो के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी जारी कर दी। रूस के साथ उसके सहयोगी देश चीन ने भी समुद्री युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस एक दो नहीं बल्कि 12 समुद्री क्षेत्रों में युद्ध अभ्यास कर रहा है। 12 क्षेत्रों में चल रहे इस युद्ध अभ्यास में 400 युद्धपोत शामिल हैं। इन युद्धपोतों के साथ 125 एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं। इस बेड़े में 7500 युद्धक उपकरण, जिसमें मिसाइल लॉन्चर, MLRS शामिल है। रूस के साथ इस युद्ध अभ्यास में चीन के 4 जहाज शामिल हैं, जो जापान सागर में चक्कर लगा रहे हैं। 30 साल बाद हुए इस युद्ध अभ्यास में कुल 90,000 सैनिक भी शामिल हैं। रूसी नेवी एक तरफ अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है, तो दूसरी तरफ नाटो और यूरोप के खिलाफ समुद्र में बड़ी तैनाती भी कर रही है।
अब यहाँ ये समझने की तैयारी है कि रूस धरती के कौन कौन से हिस्से में अपने वॉरशिप तैनात कर चुका है और उसके टारगेट पर कौन कौन से देश हैं। नॉर्थ सी में रूस के वॉरशिप हैं। यहाँ से रूस यूरोप के जर्मनी, इटली, ब्रिटेन पर हमला कर सकता है। आर्कटिक सागर से रूस नॉर्डिक देशों पर हमले की तैयारी कर चुका है। भूमध्य सागर में भी रूस के वॉरशिप तैनात हैं और यहाँ से अमेरिकी नेवी बेड़े पर हमले कर सकते हैं। कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर में भी रूस ने युद्धपोतों की तैनाती कर दी है। एशिया के मोर्चे पर प्रशांत महासागर और जापान सागर में रूसी सेना मौजूद है। जापान सागर में चीन के जहाज भी रूस के साथ हैं। रूस ने समंदर के साथ साथ नाटो को मिटाने के लिए 3 देशों से सीक्रेट डील ली है। ये देश हैं चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। ये तीनों देश रूस को बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई कर रहे हैं। रूस बारूद का बड़ा जखीरा तैयार कर रहा है। अमेरिका ने अगर यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी तक हमले करने की अनुमति दी तो पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग के साथ मिलकर नाटो का अस्तित्व मिटाने वाला सैन्य अभियान लॉन्च कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉर जोन से बड़ी खबर, यूक्रेन के सूमी पर रूस की बमबारी। सूमी के 11 मोर्चे छोड़कर भागी है यूक्रेनी फौज। रूसी हमले में 60 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप पर फिर जानलेवा हमला नाकाम हुआ है। फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच में नेशनल गोल्फ क्लब में फायरिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ खेलने के दौरान क्लब में फायरिंग, एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। वॉर जोन से बड़ी खबर, गाजा के बेथ हनौन पर आईडीएफ के हमले। गाजा के स्कूल पर बमबारी की है। स्कूल में हमास लड़ाकों ने बनाया है अपना बेस। ये देखिए तस्वीर आपके साथ। यूक्रेन के हमलों से रूस में बारूदी बवंडर आ चुका है। 5 से ज्यादा इलाकों में ड्रोन वर्षा से रूस दहल गया है, जबकि यूक्रेन ने धमकी दी है। यह सिर्फ विध्वंस का ट्रेलर है, बर्बादी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ज़ेलेंस्की के इस जोश के पीछे की बड़ी वजह है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार रूस में इस्तेमाल करने की मंजूरी गुप्त रूप से मिल चुकी है। हालांकि अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे पर इस मामले में फाइनल मुहर भी लग जाएगी, यानी ज़ेलेंस्की अमेरिका से रूस में तबाही का ग्रीन सिग्नल लेकर लौट सकते हैं। इन सब के बीच क्रेमलिन ने नाटो देशों पर हमले के लिए एक गठबंधन तैयार किया है, जिसमें रूस के अलावा चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान है। उनसे मिले हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में कर रहा है, जिससे हथियारों की मारक क्षमता का टेस्ट हो सके। 48 घंटे पहले तक रूस यूक्रेन को दहला रहा था। लेकिन जब यूक्रेन ने पलटवार किया तो रूस धधकने लगा। रूस से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है तबाही का दायरा कितना बढ़ गया है। रूस के वेर्दोविस्क इलाके के निजिनी तागिल में पड़ने वाली गैस पाइपलाइन पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, जिससे गैस पाइपलाइन में आग लग गई। ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। कई घंटे तक आग की लपटें उठती रही। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। पिछले कुछ वक्त में यूक्रेन की हिमाकत लगातार बढ़ी, क्योंकि ज़ेलेंस्की को अंदाजा हो चुका है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते हैं। वैसे भी कई नाटो देश लंबी दूरी के हथियार देने के पक्ष में हैं। उधर अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं, जहां इस फैसले पर अंतिम मोहर लगेगी। फैसला यूक्रेन के पक्ष में होगा, इसे लेकर ज़ेलेंस्की आश्वस्त लगते हैं। और यह उसी का असर है कि रूस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मॉस्को रीजन, सेंट पीटर्सबर्ग, कुर्स्क, बेलगोरोद और वोरोनिश में हमले किए गए।
इसके अलावा यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके को भी दहलाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही लुहांस्क में मचाई। इन तस्वीरों से लुहांस्क में बर्बादी का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें सूमी, लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन पर यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री पोस्ट पर ड्रोन दागे। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही रूस के शहरों में मचाई, खासतौर से बॉर्डर के पास वाले इलाके टारगेट पर थे। बेलगोरोद में हथियार गोदाम खाक कर दिया। यह आग की लपटें उसी हथियार गोदाम से निकल रही हैं, जहां कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने हमला किया था। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान रूसी सैनिकों की मिलिट्री पोस्ट को उड़ा रहे हैं। कुछ घंटे पहले हमले में रूस के सैन्य ठिकाने को विस्फोट से उड़ा दिया। इस दौरान कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। तबाही का दायरा यही नहीं रुका है। अब यूक्रेन एनर्जी सेक्टर के अलावा उन ठिकानों को तबाह कर रहा है जहां रूस ने हथियार रखे हैं या फिर जहां हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है। सोचिए, यूक्रेन अभी इतना हमलावर है, जब उसके पास लंबी दूरी के हथियार आ जाएंगे तो तबाही कितनी भयानक हो सकती है। यूक्रेन जिस तेजी के साथ हमले कर रहा है, उससे लग रहा है कि वो मॉस्को पर बड़ा हमला कर सकता है। अभी उसने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, वोरोनिश में प्रशासनिक इमारत पर हमला करके उसमें आग लगा दी। पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में भी हमला किया, वहां पर वेयर हाउस पर ड्रोन अटैक किया गया। लिपिट्स्क के मिलिट्री बेस को खाक कर दिया। कुर्स्क में आगे बढ़ रहे सैनिकों ने रूसी मिलिट्री पोस्ट को तबाह कर दिया, जबकि जेलनोग्राद के रेल डिपो में आग लगा दी। लेनिनग्राद में नेवल बेस पर शॉर्ट रेंज मिसाइल से हमला किया गया। वहीं कैलिनिनग्राद पर सी ड्रोन से अटैक किया। इन हमलों पर रूस को नेटो पर शक है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर यूक्रेन हमले नहीं कर सकता। यूक्रेन रुक नहीं रहा है। दरअसल यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड इसलिए भी कर रहा है कि वो आर्कटिक तक रूस के न्यूक्लियर बेस को उड़ा सके। यूक्रेन के प्लान का अंदाजा रूस को हो चुका है, इसलिए रूस ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। रूस युद्ध में नए ड्रोन उतारने वाला है। उसने लॉन्ग रेंज ड्रोन हार्पी A1 का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। 2500 यूनिट तैयार भी कर ली है। इस ड्रोन की रेंज 1500 किलोमीटर है। खास बात यह कि इस ड्रोन में चीन से आए पार्ट्स लगे हैं। यानी रूस अब अपने मित्र देशों की मदद ले रहा है। वैसे भी यूक्रेन ने दावा किया है रूस ने कीव पर हमले में नॉर्थ कोरिया से आई मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जबकि कुछ दिन पहले ईरान से मिसाइलों का बड़ा जखीरा मॉस्को पहुंच चुका है। इसलिए रूस अब कुर्स्क का बदला यूक्रेन को दहलाकर ले रहा है। इसके लिए कुछ घंटे पहले मीडियम रेंज मिसाइल से हमले किए गए, जिसमें कीव की कई इमारतों को जमींदोज कर दिया, जबकि किवरोगोद और पोल्तावा में भी भारी तबाही मचाई है। इन इलाकों में रूस ने सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इसके अलावा कई शहरों में भी Su-35 से बमबारी की गई, जिसमें सूमी को निशाना बनाया गया, जबकि खार्किव, चेरकासी और चेरनीगोव से आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। इस दौरान रूसी जेट बम बरसाते रहे, जबकि रूसी सैनिक यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा करते रहे। रूस के हमले को देखते हुए ज़ेलेंस्की चाहते हैं जल्द से जल्द लंबी दूरी के हथियार मिले, जिससे मुकाबला किया जा सके। इस दौरान यूक्रेन को डेनमार्क से 18 बोहडाना आर्टिलरी सिस्टम मिल चुके हैं, जिन्हें डेनमार्क ने 2 महीने में तैयार किया। अब यूक्रेन खुद ही 155 mm आर्टिलरी शेल्स का प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि उसे पोलैंड से MiG-29 भी मिलने जा रहे हैं। यानी ज़ेलेंस्की एक लंबे युद्ध की तैयारी के लिए हथियार जमा कर रहे हैं। जैसे ही लंबी दूरी के हथियार उसे मिलेंगे, वो F-16 और लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले। उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में रॉकेट हमले हुए। शेर अर यासूफ में हमले से भारी नुकसान की खबर।